हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सर्दी से बचे हुए होंगे, क्योंकि इस टाइम पे सर्दी से बचना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। सर्दी काफ़ी अच्छी हो रखी है। सर्दी से बचे रहना, बीमार मत हो जाना। अगर बीमार हो गए तो पढ़ाई नहीं कर पाओगे। अपने आप को सेफ रखना, गर्म पानी पीते रहो, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा। तो आज लगभग हर स्कूल की जो विंटर वेकेशंस हैं वो हो चुकी हैं बच्चों की स्टार्ट आज से। बट जो क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये विंटर वेकेशंस बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, बहुत मैटर करती हैं उनके लिए, क्योंकि क्लास 10th में ऐसा नहीं होता है कि आप कहीं बाहर ट्रिप पे चले जाओ, अपने पेरेंट्स के साथ चले जाओ, अपने बुआ के घर चले जाओ, अपने मामा के घर चले जाओ। क्लास 10th स्टूडेंट का जो इतने भी चिल्ड्रंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस अपने घर बैठ के अपनी रिवीजन करते हैं, अपने सैम्पल पेपर्स लगाते हैं, अपने PYQ सॉल्व करते हैं। तो इसी तरीके से आज सभी जो भी मेरे साथ जुड़ेंगे इस वीडियो में ड्यूरिंग दिस वीडियो, तो आप सब लोग आज से मेरे साथ मेरी विंटर वेकेशंस में अपनी साइंस की रिवीजन जो हो वो स्टार्ट कर सकते हैं। हमारी साइंस में जो क्लास 10th की साइंस है, मीन्स हमारी पूरी क्लास 10th की साइंस में टोटल 15 to 16 पता नहीं 14 to 15 चैप्टर्स हैं। और हमारी जो विंटर वेकेशन है, मुझे ऐसा लगता है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस की जो विंटर वेकेशन है वो 15th जैन तक है। तो 15 दिन है, 15 चैप्टर हैं, हर रोज़ का एक चैप्टर अगर हम रिवाइज करते हैं तो भी हमारी कंप्लीट साइंस तैयार होती है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए। तो आज इस वीडियो से हम स्टार्टिंग कर रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी की रिवीजन फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस बायोलॉजी का क्लास 10th का पहला चैप्टर है। और इस चैप्टर को हम, मतलब ऐसा तो है नहीं कि अब हम इसको बिल्कुल ही इन डिटेल पढ़ सकते हैं, डीप पढ़ सकते हैं। ऊपर से रिवाइज करेंगे। हमारे कंसेप्ट्स जो वीक रह गए हैं वो कहीं ना कहीं उनको हम जस्ट क्लियर करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस रिवीजन सेशन। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसमें सिर्फ रिवीजन होगी, मतलब इतना ज़्यादा इन डिटेल नहीं होगा, क्योंकि हमें जब भी इन डिटेल स्टडी करनी होती है वो हम अक्टूबर टू नवंबर तक कर लेते हैं जितनी हमें करनी होती है। बट जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी जो मंथ होते हैं, इनके अंदर जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली जो है सैम्पल पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या फिर NCERT एग्जाम्पलर सॉल्व करते हैं। तो वो ज़्यादा ध्यान डीप थ्योरी पे ना देकर अपनी प्रैक्टिस पे देते हैं। लेकिन हमें रिवाइज करना भी तो ज़रूरी है। हम सैम्पल पेपर करने बैठ गए और हमें याद कुछ है ही नहीं, तो उसका फ़ायदा क्या है। मतलब एक बार रिवाइज होना हमारा ज़रूरी है। तो आज से हम रिवाइज कर रहे हैं सभी चैप्टर्स को। पहले हम बायोलॉजी कंप्लीट करेंगे, देन हम फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, एंड देन वी विल कवर आउट केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस स्टार्ट करते हैं। ओके, तो पहले जो टर्म यहाँ लिखी हुई है, दैट इज अवर लाइफ प्रोसेसेस। आप लाइफ प्रोसेसेस से क्या समझते हो? व्हाट डू यू मीन बाय लाइफ प्रोसेसेस? ये फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, डिफाइन लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस ऐसे प्रोसेसेस होते हैं जो हमारे जिंदा रहने के लिए या फिर हमारी बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर हमारी बॉडी वो प्रोसेसेस नहीं परफॉर्म करती है तो हमारी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो देखते हैं एक बार इनके डेफिनेशन वगैरह सब देखते हैं आज। ओके, लाइफ प्रोसेसेस, those processes which together perform the body maintenance job और लिख लेना है। ये NCERT बोलती है, ये लाइन NCERT बोलती है कि ऐसे प्रोसेसेस जो कि टुगेदर एक दूसरे के साथ मिलजुल के, रिलेट होके परफॉर्म करते हैं अपनी बॉडी की मेंटेनेंस जॉब। मेंटेनेंस जॉब से यहाँ बेसिकली मतलब है, जो मैंने बताया, ऐसे प्रोसेसेस जो मिल करके हमारी बॉडी को मेंटेन करते हैं, हमारी बॉडी का ध्यान रखते हैं, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म तीनों का ध्यान रखते हैं, जो हमारी पूरी बॉडी का बेसिकली मेंटेनेंस वर्क परफॉर्म करते हैं। दे ऑल आर नोन एज लाइफ प्रोसेसेस। एग्जाम्पल, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जिनसे हमारी लाइफ जिंदा रहती है? इजेशन है, डाइजेशन है, ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है। और बेसिकली ये वो सारे प्रोसेसेस हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं।
इंजेशन का हमें बहुत छोटा पार्ट पढ़ना है कि हम फूड को इनटेक कर रहे हैं, न्यूट्रिशन वाला वो बहुत छोटा सा पार्ट है। डाइजेशन हमें इन डिटेल स्टडी करना है, ब्रीदिंग हमें इन डिटेल स्टडी करना है, रेस्पिरेशन पढ़ना है, ट्रांसपोर्टेशन पूरा पढ़ना है, एंड देन एक्सक्रीशन भी हमें कंप्लीटली स्टडी करना है। देखो पहले इन टर्म्स को समझ लेते हैं, देन फिर फर्दर आउट द चैप्टर तो हम इनको समझेंगे, प्रोसेसेस को भी समझेंगे बल्कि इनके। इजेशन होता है फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेना, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इजेशन, इजेस्ट करना, फूड को खाना, ठीक है। डाइजेशन, जो हमने फूड को खाया है उसको तोड़ना, उसको ब्रेक डाउन करना। ऐसा तो है नहीं कि हमने जैसे सब्जी खाई है वो बॉडी के अंदर वैसे की वैसी होगी, उसका ब्रेक डाउन होता है, वो बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में टूटती है, उसके अंदर के प्रोटीन, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मिनरल्स, विटामिन वो सब टूटते हैं। तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस जिसके अंदर ब्रेक डाउन होता है फूड मॉलिक्यूल का, फूड के टूटने का प्रोसेस जो होता है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं। फूड के टूटने का जो प्रोसेस होता है उसको हम डाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रेस्पिरेशन आएगा, पहले ब्रीदिंग नहीं आएगा, पहले रेस्पिरेशन आएगा। रेस्पिरेशन होता है जो हमने फूड को तोड़ दिया, जो हमने फूड को तोड़ दिया, उस फूड को विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन की हेल्प से या फिर बिना ऑक्सीजन की हेल्प से, किसी भी तरीके से उस फूड को तोड़कर और ज़्यादा तोड़कर उसमें से एनर्जी निकालना, उसमें से एनर्जी निकालना अपनी बॉडी के लिए। अपनी बॉडी के मेंटेनेंस जॉब के लिए एनर्जी तो चाहिए ना, अपनी बॉडी की मेंटेनेंस जॉब के लिए जो हमें एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को जो फूड को हमने डाइजेशन में तोड़ा है उसको और तोड़ के विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन और लैक ऑफ ऑक्सीजन, 3 केस बनते हैं, वो हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के अंदर, ठीक है। एनर्जी निकालना, दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन का एक छोटा सा पार्ट है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग, इनहेल करना, एक्सहेल करना, इनहेल एक्सहेलेशन, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, दीज 2 प्रोसेसेस आर अंडर ब्रीदिंग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में फर्क होता है। ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है जिसको हम हमारी बॉडी के साथ फिजिकली करते हैं, लेकिन रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है जो हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, प्रोटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है। इनमें डिफ्रेंशिएट करना भी आता है कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है एंड रेस्पिरेशन एक केमिकल प्रोसेस है। ओके, देन है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हमें अगेन प्लांट्स में भी पढ़ना है एंड ह्यूमन बींग्स में भी पढ़ना है। ट्रांसपोर्टेशन में बेसिकली हम ये पढ़ेंगे कि जैसे हमने खाना खाया, अब वो खाना जाके एक जगह थोड़ी बैठेगा, और एक जगह चल बैठ गया, एक जगह वो टूट गया, एक जगह एनर्जी मिल रही है, एक ही जगह एनर्जी बन रही है, एक ही जगह से जा रही है। उस एनर्जी को पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट करना भी तो ज़रूरी है। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टिंग फूड एंड गैसेस का ट्रांसपोर्ट होता है, फूड का ट्रांसपोर्ट होता है, मिनरल्स का, विटामिन्स का, प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्ट करना पूरी बॉडी के अंदर, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन। इसके अंदर हमारा सर्कुलेशन आता है। जब हम स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर, तो हम उसको ट्रांसपोर्टेशन ना कह के सर्कुलेशन बोल देते हैं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी के अंदर जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का वर्क है वो सारा हार्ट करता है, एंड हार्ट के जो प्रोसेस इज दैट इज समथिंग रिलेटेड टू सर्कुलेशन, ठीक है। उसके बाद जो है हमारा वो है एक्सक्रीशन, मतलब जो खाना हमारा पचा नहीं या फिर जो हमने डाइजेस्ट नहीं किया, जो टूट नहीं पाया हमारी बॉडी के एंजाइम्स पे, सारी पावर जो हमारी बॉडी के लग चुकी है लेकिन वो खाना नहीं टूटा है। और अगर टूट गया है, खाने में से हमने काम की चीज़ें निकाली, वेस्ट अलग कर दिया, काम की चीज़ें निकाली, वेस्ट अलग कर दिया, अब उस जो वेस्ट इकट्ठा हुआ है उसको हमें बॉडी से बाहर भी तो निकालना होगा। तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। वेस्ट या फिर अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। अगेन हमें एक्सक्रीशन को इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं हमारी बॉडी के मेंटेनेंस जॉब के लिए या फिर हमें जिंदा रहने के लिए, हमें जिंदा रहने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, मतलब हमें अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, विल से खाना तो चाहिए। अब जिंदा रहने के लिए अगर हमारे पास खाना ही नहीं है तो कैसे जिंदा रहेंगे। खाना, न्यूट्रिशन क्या चाहिए है, न्यूट्रिशन जो इस चैप्टर को स्टार्ट करते ही पहली टर्म आती है वो है न्यूट्रिशन।
हमें खाना चाहिए, हमें एक एनर्जी का सोर्स चाहिए बाहर से, कोई एनर्जी का सोर्स चाहिए बाहर से, जिससे हम एनर्जी लें और अपनी बॉडी उस एनर्जी का यूज़ करे, अपनी ही बॉडी का यूज़ मेंटेन करने के लिए, अपनी बॉडी को फंक्शंस को अच्छे से परफॉर्म करने के लिए। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है न्यूट्रिशन। एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर हम बाहर के किसी एनर्जी के सोर्स से खाना लेते हैं टू द आवर बॉडी, फॉर हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड को अ सोर्स ऑफ एनर्जी भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि फूड से हम एनर्जी ले रहे हैं। अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड और अ सोर्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम एनवायरमेंट टू इनसाइड अवर बॉडी, अपनी बॉडी के अंदर लेना इज बेसिकली, देखो हम अपनी बॉडी के अंदर लेने के प्रोसेस को क्या बोल रहे थे? इजेशन बोल रहे थे, और अब यहाँ न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। डिफरेंस समझो, कंफ्यूज नहीं होना कि वहाँ भी इजेशन बोल दिया कि बॉडी के अंदर लेने का प्रोसेस को बोलते हैं इजेशन, और बॉडी के अंदर के प्रोसेस लेने को बोलते हैं न्यूट्रिशन। नहीं, न्यूट्रिशन होता है अच्छा देखो, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्लांट से मतलब किसी प्लांट से आपने कोई सब्जी उगाई, बेसिकली कोई सब्जी उगाई आपने आपके फार्म के अंदर। आपने क्या किया? फार्म के अंदर सब्जी उगाई। सब्जी क्या है? फूड है। फूड क्या है? एक सोर्स है एनर्जी का। वो आपने एनवायरनमेंट से लिया, मतलब आपने फार्म में उगाई, नेचुरल एयर वगैरह, कैसे भी आपने वो एनवायरनमेंट से लिया, ठीक है। आपने वो ले लिया, ठीक है। दैट इज बेसिकली नोन एज न्यूट्रिशन। लेना हमने ले लिया, अब इसको हम मुंह के अंदर लेके जाएंगे और खाएंगे। दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज नोन एज इजेशन। देयर इज नॉट एनी कंफ्यूजन नहीं होना है कि इजेशन क्या हो गया, डाइजेशन, न्यूट्रिशन क्या हो गया, दोनों बात तो एक ही है। एक बात नहीं है। इजेशन होता है हमारे मुंह के अंदर खाना लेके जाना, मुंह के अंदर से खाना लेके जाना, बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर खाना लेके जाना इज बेसिकली नोन एज इजेशन। और न्यूट्रिशन होता है एनवायरमेंट से फूड लेना, ठीक है। ओके, न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है, एक होता है तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर क्या होता है? कोई भी इंसान अपने खाने के लिए किसी और बंदे पर डिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो अपना खाना खुद ही बना लेगा, उसको किसी एनवायरनमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, उसको ज़रूरत ही नहीं है एनवायरनमेंट की, उसको चाहिए ही नहीं। वो कहता है मैं अपना खाना खुद बना लूँगा, मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं है तुम लोगों की, आई एम इंडिपेंडेंट पर्सन, ठीक है। और उनको बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स, ऐसी चीज़ें जो अपने आप पे डिपेंड हैं अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए, दे आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स उनको बोलते हैं जो अपने खाने के लिए अपने ऊपर डिपेंडेंट हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, उनको कोई लेना देना नहीं है चाहे एनवायरनमेंट में कुछ हो रहा हो, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जिनको ज़रूरत है एनवायरनमेंट की, जो दूसरों पे डिपेंड है अपने खाने के लिए, उनको बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, अपना खाने के लिए दूसरों पे डिपेंड करते हैं, दे आर अंडर हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। और जो इसको फॉलो करते हैं दे आर नोन एज हेटरोट्रॉप्स, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जिसको ऑटोट्रॉप्स फॉलो करते हैं कि एग्जाम्पल है प्लांट्स, ब्लू ग्रेन एल्गी, बैक्टीरिया। प्लांट्स सबको याद हो जाएगा क्योंकि प्लांट्स तो सबको कॉमन सेंस भी है इतनी तो कि प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी भी अपना खाना खुद बनाती हैं। इवन बैक्टीरियाज भी अपना खाना खुद बनाती हैं। कीमोबैक्टीरियाज कैसे? लास्ट ईयर 9th क्लास में चैप्टर था, एक नाम तो मैं भूल गई उसका, आई डोंट रिमेम्बर, एक चैप्टर था जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि बैक्टीरिया क्या कर रहा है, नाइट्रेट्स ले रहा है, नाइट्राइट्स ले रहा है और उसको तोड़ के नाइट्रोजन में प्लांट को दे रहा है, तोड़ के नाइट्रोजन प्लांट को दे रहा है, राइट। तो वो बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद बना सकता है केमिकल्स की हेल्प से, जिसको हम स्पेशली बोलते हैं कीमोट्रॉपिक या फिर बोल देते हैं कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर बैक्टीरियाज आते हैं मोस्टली, वो अपना खाना विद दी सम केमिकल्स बनाते हैं। केमिकल्स, कीमो इज समथिंग रिलेटेड टू केमिकल्स,
ठीक है। तो कीमोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर अपना खाना विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स बनाते हैं। कौन? बैक्टीरिया, मोस्टली बैक्टीरिया, ब्लू सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वो, ठीक है। तो बैक्टीरिया भी एक तरीके से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, उनको दूसरों की कोई ज़रूरत नहीं है। अब एक तो था कीमोसिंथेसिस जो मैंने बताया, इसके भी दो टाइप होते हैं, एक तो कीमोसिंथेसिस, एक फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? कीमोसिंथेसिस हमें इतना ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाना है। फोटोसिंथेसिस इट इज़ अ प्रोसेस by which autotrophs take in substances from outside and convert them into stored form of energy। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लाइन अगर मैं मेरी तरफ से फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दूं, या मोस्टली जितना मैंने देखा है जो 10th क्लास के बच्चे फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन याद करते हैं, वो ये होती है कि प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर फ्रॉम एनवायरनमेंट एंड देन कन्वर्ट इट इनटू ग्लूकोज, या फिर कुछ मतलब समथिंग रिलेटेड टू कुछ होता है। बट NCERT में ये क्लियर कट लिखा हुआ है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस बाय विच, जिसके अंदर ऑटोट्रॉप्स क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को लेते हैं आउटसाइड से और उनको कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब तुम NCERT की पावर देखना, NCERT के वर्डों की पावर, ठीक है। देखो फोटोसिंथेसिस डेफिनेशन वही है जो हम बचपन से याद करते आ रहे हैं, प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट एंड देन कन्वर्ट इट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, वो वही है सारा। पावर ऑफ वर्ड्स देखना हम तुम। फोटोसिंथेसिस देखो एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर ऑटोट्रॉप्स, इनडायरेक्टली बोलना चाह रहा है प्लांट्स, अभी तो पढ़ा ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल, प्लांट्स बोले हो गए और बोलो प्लांट्स, ठीक है। इन विच ऑटोट्रॉप्स टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड, टेक इन सब्सटेंसेस फ्रॉम आउटसाइड। आउटसाइड का तो पता चल गया, एनवायरनमेंट बोल रहा है, राइट। आउटसाइड का मतलब हो गया एनवायरनमेंट। सब्सटेंसेस से ये कहना चाहता है CO2 एंड H2O, ठीक है यहां तक। कन्वर्ट दैम वर्ड पे फोकस करना। कन्वर्ट दैम किसकी हेल्प से कन्वर्ट करता है? क्लोरोफिल एंड सनलाइट। किसकी हेल्प से? क्लोरोफिल जो कि सनलाइट को कैप्चर करता है, मतलब बेसिकली सनलाइट की हेल्प से, ठीक है। कन्वर्ट दैम इनटू किसके अंदर? स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। स्टोर्ड फॉर्म्स ऑफ एनर्जी का मतलब है ग्लूकोज। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब है ग्लूकोज। अब तुम ये देखो इनडायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं बोला एनसीईआरटी ने कुछ, इनडायरेक्टली जो डेफिनेशन आप लोग याद करते आ रहे हो ना कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर लेता है एनवायरनमेंट से और सनलाइट की हेल्प से उसको तोड़ के और उसको फूड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। इनडायरेक्टली एनसीईआरटी ने वो सारी चीज लिखी है इस डेफिनेशन के अंदर। NCERT को पढ़ना भी एक आर्ट है। NCERT की बुक पढ़नी नहीं आती है बच्चों को, आनी चाहिए, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है, कौन? फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बाय विच, जिसके अंदर ऑटोट्रॉप्स इनडायरेक्टली मतलब प्लांट्स टेक इन सब्सटेंसेस को लेते हैं। सब्सटेंसेस से क्या मतलब है? CO2 H2O को लेते हैं फ्रॉम आउटसाइड का मतलब क्या? एनवायरनमेंट से, एंड कन्वर्ट देम किसके हेल्प से कन्वर्ट करते हैं? सनलाइट इनटू किसके अंदर कन्वर्ट करते हैं? स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया ग्लूकोज, और जो हमारा प्रोडक्ट निकलता है H2O ऑक्सीजन, वो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो फोटोसिंथेसिस की आई प्रेफर यू कि अगर आप बाई चांस अगर ये बोर्ड के एग्जामिनेशन में आ जाती है डेफिनेशन, तो आप अपनी बना के लिख सकते हो अगर ये याद नहीं रहती है, बट ये NCERT ने दी है, मैं जस्ट ये बता रही हूँ, ठीक है। इट इज अ प्रोसेस बाय विच ऑटोट्रॉप्स टेक in substances from outside and convert them into stored forms of energy।
ठीक है, इनडायरेक्टली सब बोल दिया एनसीईआरटी ने, डायरेक्टली कुछ नहीं बोला। ना इसने ये बोला कि हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, ना हम ये बोला कि हम CO2 H2O की बात कर रहे हैं, ना ये बोला कि मैं सनलाइट की बात कर रही हूँ। एनसीईआरटी कह नहीं रही, एनसीईआरटी सिर्फ ये बोल रही है। और ये आप जब स्टार्ट करते हो ना ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, वही लिखी हुई है, तीसरी पता नहीं दूसरी लाइन है ये फोटोसिंथेसिस की। ठीक है, ओके। तो ये एक इक्वेशन दी जाती है, ये ऐसे नहीं होता जैसे मैंने लिख रखा है कई पेपर में ऐसे लिखा हो, नहीं 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 नहीं, ये देखो मैं इसको दोबारा लिख रही हूँ यहाँ पे, 6CO2 plus 12H2O in the presence of sunlight, ऊपर क्लोरोफिल, वो आपकी मर्जी है, नीचे लिखो ऊपर लिखो। Sunlight gives you C6H12O6 plus 6O2 plus H2O, 6H2O सॉरी। देखो ये होता है, अब मैं बताती हूँ कैसे होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, की जो इस डेफिनेशन में लिखी हुई ना, प्लांट ने CO2 लिया, H2O लिया, क्लोरोफिल ने सनलाइट को कैप्चर किया। ये तो पता ही है लीफ के ऊपर क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है। क्लोरोफिल ने सनलाइट को कैप्चर किया, प्लांट ने स्टोमेटा की हेल्प से CO2 लिया, रूट की हेल्प से वाटर लिया, CO2 आ गया, स्टोमेटा की हेल्प से वाटर आ गया, रूट की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से वाटर को तोड़ दिया। जो सनलाइट क्लोरोफिल ने कैप्चर की उसकी हेल्प से, उस सनलाइट की हेल्प से पहले तो केमिकल एनर्जी भी कन्वर्ट हो गई, वो सन एनर्जी केमिकल एनर्जी, उस सनलाइट की हेल्प से वाटर का जो मॉलिक्यूल था H2O, उसको हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया। अब ये ऑक्सीजन तो हमारी एज अ प्रोडक्ट, वेस्ट प्रोडक्ट, एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गई, इसका तो कोई काम नहीं। जो ये H2 बचा, H2 जाके CO2 के साथ कंबाइन हो गया, H2 जाके CO2 के साथ कंबाइन हो गया। और ये हम केमिस्ट्री के पहले चैप्टर में पढ़ते हैं कि जब भी किसी चीज में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है उसको हम रिडक्शन बोलते हैं। तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। तो रिडक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड का क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया। दिस इज बेसिकली फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6, ग्लूकोज बन गया। और हमारा जो निकला वो वाटर निकल गया बाहर, थोड़ा बहुत वाटर निकल गया बाहर। दिस इक्वेशन, जो ये इक्वेशन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हर बार लगभग आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो इसमें से क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, कई बार तो इक्वेशन भी पूछी जाती है ये। ठीक है, CO2 लिया विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, H2O लिया विद द हेल्प ऑफ रूट्स, इसको लिख लिया करो ना, ऐसे याद हो जाएगा इजी कि CO2 लिया विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा, वाटर लिया विद द हेल्प ऑफ रूट्स, क्लोरोफिल ने कैप्चर किया सनलाइट को, और सनलाइट ने क्या किया, सनलाइट ने फिर H2O के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया। और फिर ये जो ऑक्सीजन बची थी वो तो एज अ वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकल गई, और ये जो H2 बची ये जाके CO2 के साथ कंबाइन होगी, मतलब CO2 का रिडक्शन हुआ और हमारे पास ग्लूकोज बन गया और हमारा कुछ पानी बाहर निकल आया। ठीक है, ये 3 स्टेप होते हैं, ये एनसीईआरटी ने दिए हैं, ये तीनों स्टेप आपको याद होने चाहिए, जरूरी है, याद होने चाहिए। ठीक है, पहला है अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, लाइट एनर्जी का मतलब है सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर किया किसने, क्लोरोफिल ने, ऑब्जॉर्व किया किसने, क्लोरोफिल ने। ये तो मैंने बता ही दिया, ये तो एरो पे लिखा ही हुआ है, क्लोरोफिल ने सनलाइट को कैप्चर किया। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, पहले कन्वर्जन लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया गया, और फिर उस केमिकल एनर्जी के हेल्प से ब्रेक डाउन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मतलब H2O इनटू हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, फिर उस वाटर के मॉलिक्यूल को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ दिया गया। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब हो गया H2 प्लस CO2, हाइड्रोजन का जुड़ना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। ठीक है, टू कार्बोहाइड्रेट किसके अंदर हुआ, टू मतलब प्रोडक्ट क्या बना इन दोनों का रिडक्शन होने के बाद, क्या बना, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से यहाँ बेसिकली मतलब है ग्लूकोज, कंफ्यूज नहीं होना किसी भी चीज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट से यहाँ मतलब है ग्लूकोज। ये 3 स्टेप हैं
ये क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी बोल दे कि फोटोसिंथेसिस को डिफाइन करो या फिर फोटोसिंथेसिस को क्वेश्चन ही आ जाए, तो 3 स्टेप एक इक्वेशन, 3 स्टेप एक इक्वेशन लिख देना, आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ जो एक चीज़ और आती है कि जो ये स्टोमेटा लिया, CO2 ली है स्टोमेटा ने, ये बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है। और ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार, अगर स्टोमेटा नहीं होगा तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो गैसेस का एक्सचेंज होना बंद हो जाएगा। अब स्टोमेटा का थोड़ा सा डायग्राम भी दिया है बुक के अंदर, जो कि हमें पढ़ना है। स्टोमेटा कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारे स्टोमेटल पोर्स हैं, ये वाला जो पार्ट है दिस बेसिकली। और ये जो हमारे यहाँ ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे हैं, देज आर बेसिकली योर क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, याद आया कुछ? सेल ऑर्गेनेलीज पढ़ी थी लास्ट ईयर। ये होती है हमारी गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा को हैंडल करती हैं। क्या करती हैं? ओपनिंग एंड क्लोजिंग। कब स्टोमेटा खुलेगा, कब स्टोमेटा बंद होगा, वो सब कुछ गार्ड सेल्स देखती हैं। ये जो स्टोमेटा है ये ओपन है, मतलब इसके अंदर को CO2 जा सकती है। ये जो स्टोमेटा है ये क्लोज्ड है। अब क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आपके ऊपर स्टोमेटा का क्लोज ओपनिंग पूछ ली। क्वेश्चन ये आता है कई बार MCQ के अंदर कि गार्ड सेल्स, स्टोमेटा के अंदर जो गार्ड सेल्स होती हैं वो ओपन क्लोज कैसे कर पाती हैं? गार्ड सेल्स कैसे ओपन क्लोज कर पाती हैं? तो गार्ड सेल्स स्वेल या फिर श्रिंक हो जाती है, स्वेल या फिर श्रिंक वाटर की वजह से। और जब ये स्वेल होती हैं, मतलब इनके अंदर पानी भर चुका है, स्वेल होगी मतलब स्वेलिंग, पानी भर चुका है इनके अंदर, तो ये ऐसे खुल जाती हैं। और जब ये श्रिंक हो जाते हैं, मतलब पानी है ही नहीं, पानी की कमी है, लॉस ऑफ वाटर, तो ये ऐसे मुड़ जाती हैं, ठीक है। तो स्वेलिंग ऑफ गार्ड सेल्स की वजह से स्टोमेटा जो वो ओपन होता है, और श्रिंकिंग ऑफ गार्ड सेल की वजह से जो स्टोमेटा वो क्लोज होता है। या फिर हम बोल सकते हैं जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर नहीं होता तो स्टोमेटा क्लोज होता है, और जब गार्ड सेल्स के अंदर वाटर होता है स्टोमेटा ओपन होता है। बेसिकली गार्ड सेल्स हमारी स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को देखती है, मतलब इनका काम है ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आना चाहिए, कई बार आ चुका है, बोर्ड के अंदर पूछा भी जा चुका है, आना भी चाहिए। स्टोमेटा ए, जो फिगर ए है, ओपन एज ड्यूरिंग डे टाइम व्हेन गार्ड सेल्स स्वेल अप ड्यू टू द एंडोस्मोसिस। अभी एंडोस्मोसिस टर्म की वजह से कंफ्यूज मत हो जाना, इसको छोड़ भी सकते हो आप, छोड़ दो अभी, मत देखो इसको। एंडोस्मोसिस कुछ नहीं है, ये बेफालतू में लिख रखा है, ठीक है। बी, क्लोज्ड एज ड्यूरिंग नाइट व्हेन गार्ड सेल्स श्रिंक ड्यू टू एक्सोस्मोसिस। देखो अब बोलोगे एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस क्या होता है, वैसे तो मैं बता सकती हूँ आपको। एंडोस्मोसिस होता है वाटर का अंदर आना, एक्सोस्मोसिस होता है वाटर का लॉस हो जाना। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जब हाइयर टू लोअर जाती है, तो ऑस्मोसिस वो प्रोसेस होता है। आपको इन पर ध्यान ही नहीं देना, एंडोस्मोसिस एक्सोस्मोसिस छोड़ दो, आपको पढ़ना ही नहीं है। स्टोमेटा ए ओपन है ड्यूरिंग द डे, स्टोमेटा बी क्लोज्ड है ड्यूरिंग द नाइट, बात खत्म। इतना ही पढ़ना है हमें, ठीक है। ये पढ़ना था गार्ड सेल्स जब स्वेल होती हैं तो स्टोमेटा ओपन होता है, जब श्रिंक होती है तो स्टोमेटा क्लोज होता है, ठीक है। ओपनिंग क्लोजिंग कौन देखता है? गार्ड सेल्स देखती हैं, किसकी? स्टोमेटा की। ओके, तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो था हमारा प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिशन, मतलब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, दैट इज बेसिकली योर ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, पूरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है, ठीक है। अब हम चलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पे, ठीक है। अब हम देख देते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है? दूसरे बंदे पे डिपेंड, दूसरे पे डिपेंड, अपना खाना खुद नहीं बना रहे, दूसरे पे डिपेंड है। इसको जो फॉलो करते हैं उनका क्या नाम है? हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा खासा क्वेश्चन होता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो खाने को तोड़ते तो बॉडी के बाहर है और फिर उसको ऑब्जॉर्व करते हैं। ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे ने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उठाया हो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रखा है ये, सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन ऑब्जर्व इट। एग्जाम्पल्स है फंगई लाइक ब्रेड माउल्ट्स, ईस्ट एंड मशरूम। ये 3 ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो खाने को तोड़ते बॉडी के बाहर हैं और उसके बाद ऑब्जर्व करते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल्स जरूरी है इनके याद रखने। एक है फंगी लाइक ब्रेड माउल्ट, सेकंड है ईस्ट, थर्ड है मशरूम। एग्जाम्पल याद करना इंपॉर्टेंट है, याद करने पड़ेंगे, ना चाहते हुए भी करने पड़ेंगे, चाहता तो कौन है याद करना, करने पड़ेंगे, जरूरी है, पूछे जाते हैं। और उसके बाद हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 3 टाइप होते हैं, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे किसी होस्ट पे डिपेंडेंट होता है। इसका एग्जाम्पल है कसकटा, जिसको हम अमरबेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अमर बेल बोलते हैं जिसे। ठीक है, किसी दूसरे बंदे पे डिपेंड है, डिपेंड तो है ही है, जब दूसरे होस्ट पे डिपेंड है, खाना भी उसका ले रही है, खाना भी हम उसके उसी का ले रहे हैं, उसी से शेयर कर रहे हैं खाना। दैट पर्टिकुलर न्यूट्रिशन इज नोन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, उसके बाद है हमारा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर डेड और डिकेइंग मटेरियल के ऊपर डिपेंड होता है ऑर्गेनिज्म, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल। ठीक है, होलोजोइक के अंदर 3 कैटेगरी होती है, ओमनिवोर, कार्निवोर, हर्बिवोर। ओमनिवोर वो जो मीट और प्लांट प्रोडक्ट तीनों चीज खा सकते हैं। कार्निवोर वो जो सिर्फ मीट खाते हैं। हर्बिवोर वो सिर्फ प्लांट और प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं, सिर्फ प्लांट खाते हैं। कई बच्चों को गलत फहमी है ये, हर्बिवोर की डेफिनेशन ही ये लिख के आते हैं कि जो प्लांट्स खाते हैं प्लांट्स नहीं, जो प्लांट्स और प्लांट्स रिलेटेड प्रोडक्ट्स खाते हैं, दे आर नोन एज हर्बिवोर। ठीक है, जैसे दूध, दही, मक्खन, ये सारे। ठीक है, ओके। उसके बाद न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक तो है हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होती है, जस्ट लाइक दिस अमीबा। और इसके अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है वो पढ़ते हैं। अमीबा एक इरेगुलर शेप का होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है कि आप उसकी, ये एक एडवांटेज रहता है बच्चों के लिए। अगर किसी बच्चे को कोई फिगर ना याद आए ना अमीबा की, कुछ भी बना दो, इरेगुलर शेप है उसकी। ये होता है बेसिकली इसका बॉडी स्ट्रक्चर, ये तो बेसिकली इसका बॉडी स्ट्रक्चर, दिस इज बेसिकली न्यूक्लियस। और ये क्या है, हमारा फूड का कोई पार्टिकुलर दिखाया हुआ है। अमीबा क्या करता है, जैसे ही उसके पास कोई फूड पार्टिकल आ रहा है, ठीक है, उस फूड पार्टिकल के नजदीक आते ही वो ऐसे कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बना लेता है। क्या बना देता है? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है उसके आसपास, जिसको हम सूडोपोडिया बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? सूडोपोडिया बोलते हैं। और वो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, उस फूड वैक्यूल, उस जो फूड था उसके से घेर लेते हैं और एक इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल। ये जो है, दिस इज बेसिकली नोन एज फूड वैक्यूल। ठीक है, ओके। अब फूड गया इसके अंदर, अब ये फूड गया इसके अंदर, फूड जा चुका, अब इसके अंदर फूड जाएगा, टूटेगा, जो इसके काम का वो ये ले लेगा और दोबारा से इसी प्रोसेस से इसको बाहर फेंक देगा, जो अनडाइजेस्टेड था इसी प्रोसेस से बाहर फेंक देगा। तो ये पूछा जाता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर न्यूट्रिशन पूछा जाता है, और ये स्ट्रक्चर बनाना आता है अमीबा का, ये स्ट्रक्चर बनाना, ड्रॉ करना आता है। ठीक है, तो पहले न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस के पास कोई फूड, मतलब उसकी बॉडी के पास कोई फूड मॉलिक्यूल आया, उसने एक ऐसे फिंगर लाइक शेप बना ली कि उसको वो कैप्चर कर सके, और फिंगर लाइक शेप को हमने बोल दिया सूडोपोडिया। अब उसने फिंगर लाइक शेप ने उसको कवर आउट कर लिया और एक वैक्यूल टाइप एक जगह से बना ली, उस फूड वैक्यूल के स्पेशल, जिसको हम बोलते हैं फूड वैक्यूल, बोलना ही फूड वैक्यूल जाता है इसको। और फिर वो उसके अंदर ले लेगा, उसको तोड़ेगा, उसको ऑब्जर्व करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, जो उसे करना करेगा, जो अनडाइजेस्टेड होगा उसको बाहर निकाल देगा। ठीक है, दिस इज बेसिकली, ये क्या है, न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रिशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ जाओ मल्टी सेलुलर पे, मतलब ह्यूमन बीइंग पे। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर खाना कैसे जाता है, कैसे बनता है, कैसे क्या होता है, वो सब कुछ। न्यूट्रिशन ह्यूमन बीइंग के अंदर होने के लिए एक पर्टिकुलर सिस्टम प्रेजेंट है, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम।
डाइजेस्टिव सिस्टम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, एक है हमारा एलिमेंट्री कनाल, एक है हमारा एसोसिएटेड ऑर्गन्स। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल एक बहुत लंबी ट्यूब है, होलो ट्यूब, मतलब मान लो ये कोई हमारी ट्यूब है, ठीक है, ये कोई ट्यूब है और इसके ऊपर एक ट्यूब की लेयर है, लेकिन ये बीच में से खोखली है, इसके बीच में ऐसे कोई चीज़ जा सकती है, ये खोखली है बीच में से। दिस ट्यूब इज बेसिकली नोन एज होलो ट्यूब। और होलो ट्यूब जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है दैट इज योर एलिमेंट्री कनाल। देखो मैं दिखाती हूँ, ये रही, यहाँ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कनाल, ये पूरे ये स्टमक एलिमेंट्री कनाल के अंदर आता है, ये पूरा स्टमक, ये स्मॉल इंटेस्टाइन सारी, और देन फिर पूरी लार्ज इंटेस्टाइन, ये यहाँ से लेके यहाँ तक एंड देन एनस, ये सारी हमारी क्या है, एलिमेंट्री कनाल है। लीवर और पैनक्रियास ये हमारे एसोसिएटेड ग्लैंड्स हैं या फिर एसोसिएटेड ऑर्गन्स हैं, लीवर और पैनक्रियास। ठीक है, ये डायग्राम बहुत पूछा जाता है, ये डायग्राम नहीं आपको बनाने का कोई बोलेगा बोर्ड में। इतना टाइम किसके पास होता है, 3 घंटे का पेपर होता है, 3 घंटे में से 2 घंटे 10 मिनट में तो तुम्हारा पहली बार में बनता है पेपर। इतना टाइम नहीं होता कि तुम्हें डायग्राम बनाने के लिए पूछेगा, डायग्राम बनाने के लिए नहीं पूछेगा, डायग्राम तुम्हें देगा और उसके अंदर चीजें पूछेगा। आपको ये डायग्राम बना के दे देगा, यहाँ स्टमक लिखा हुआ है ना, इसको हाइड कर दो, यहाँ स्टमक लिखा हुआ है ना, इसको हटा के आपको बोल देगा, आपको ए ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि उस पार्ट को लेबल करो, उस पार्ट को लेबल करो जो HCl सिक्रीट करता है। अब अगर आपको ये पता हो कि HCl सिक्रीट कौन करता है, स्टमक करता है, स्टमक की पोजीशन क्या है, ये है, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, स्टमक। ऐसे क्वेश्चंस आजकल चल रहे हैं, पहले आता था डायग्राम ड्रॉ करना, आजकल नहीं आता है। आजकल आपको ये डायग्राम गिवन होगा, आपको लेबल करने के लिए बोलेगा वो पार्ट जो HCl सिक्रेट करता है, आपको बोल देगा वो पार्ट लेबल करो जिसके अंदर से ट्राइप्सिन निकलता है। अब आपको पता नहीं चाहिए ट्राइप्सिन कहाँ से निकलता है, ट्राइप्सिन पैनक्रियाज से निकलता है, तो पैनक्रियाज कहाँ है, हीरा पैनक्रियाज, आप इसको लेबल कराओगे, हीरा पैनक्रियाज आप इसको लेबल कर सकते हो इजिली अगर आपको पता हो तो। या फिर आप पे पूछ लेगा, यहाँ लिख देगा X, या लिख देगा Y, या लिख देगा Z, या लिख देगा A, या लिख देगा B, या लिख देगा C, कुछ भी, मतलब वेरिएबल कुछ भी यूज कर लेगा। यहाँ पे आपको बोलेगा X का नाम बताओ और उसकी फंक्शनिंग लिखो, आपको बोल देगा X का नाम बताओ, Y का नाम बताओ, या A का नाम बताओ, B का नाम बताओ और उसकी फंक्शनिंग को डिफाइन करो। इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल ट्रेंडिंग में है, जो पिछले 2-3 साल के पेपर चल रहे हैं ना, या फिर जो अब की बार सैम्पल पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रही हैं, वो इस टाइप के हैं। ठीक है, तो इस डायग्राम को फिट बिठा लो अपने माइंड में, और ये तभी फिट बैठेगा जब आपको ये बनाना आता होगा। मतलब आपको बनाना नहीं है पेपर के अंदर, लेकिन आपको बनाना आना चाहिए, आपको पूरा डायग्राम अच्छे से क्लियर कट, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टाइप माइंड में होना चाहिए। अब इसके एक एक करके फंक्शनिंग देखते हैं, इस पूरी जितनी भी ऑर्गन्स इसके अंदर दी हुई हैं एक एक करके सबकी फंक्शनिंग देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, क्योंकि ये रिवीजन सेशन है, इसके अंदर हमें इन डिटेल स्टडी नहीं करनी है। स्टार्टिंग होती है माउथ से, माउथ से हमारे प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट होता है। कैसे, कार्बोहाइड्रेट के साथ सलाइवा जब मिक्स हो जाता है तो हम वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के शुगर बना देता है, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ के क्या बना देता है, शुगर बना देता है। ये इस वजह से प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन मैंने बता दिया क्या होता है, फूड मॉलिक्यूल का टूटना, डाइजेशन का होता है फूड मॉलिक्यूल का टूटना। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब सलाइवा मिक्स होता है तो वो सलाइवा कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है और एक सिंपल शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसा ये सलाइवा क्या है, क्या ये कहाँ से आया, ये एकदम से कहाँ से प्रकट हो गया। सलाइवा क्या है, हमारे माउथ के अंदर यहाँ पे साइड में और यहाँ जो के नीचे सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि इस सलाइवा को सिक्रीट करते हैं, सलाइवा को निकालते हैं। ठीक है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स जैसे पता क्या होता है, जब आपके सामने शाही पनीर, मटर पनीर, पनीर पकोड़े, मतलब गोलगप्पे, बर्गर, पिज़्ज़ा, मोमोज, ये सब अगर आपके सामने रखे हों तो आपके मुंह में पानी आने लगता है। वो पानी नहीं होता, वो एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है, मतलब एक पानी जैसे सब्सटेंस है, वो सलाइवा होता है जो आपकी सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट कर रही हैं उस टेस्टी टेस्टी फूड को देख के। ठीक है,
तो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो कि क्या करती हैं, सलाइवा को सिक्रीट करती हैं, और यही सलाइवा क्या होता है, एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है, और यही सलाइवा जाके कार्बोहाइड्रेट के साथ मिक्स हो गया, ठीक है, और इसने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया। अब इसके अंदर इतनी कहाँ से पावर आ गई कि इसने कार्बोहाइड्रेट को ही तोड़ दिया? ऐसा क्या था इसके अंदर कि इसने कार्बोहाइड्रेट को तोड़ दिया? तो सलाइवा कंटेन्स पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम। सलाइवा के अंदर बहुत ज़्यादा पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। डाइजेस्टिव एंजाइम से मतलब है वो खाने को तोड़ने वाले, उनके अंदर इतनी पावर है कि वो खाने को तोड़ सकते हैं। ऐसे सलाइवा कंटेन करता है पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलस। ये पूछा जाता है, सलाइवरी अमाइलस इंपॉर्टेंट है, ये सलाइवरी अमाइलस, ठीक है। सलाइवा के अंदर पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलस, जिसकी वजह से वो कार्बोहाइड्रेट के साथ जब मिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ देता है शुगर के अंदर, या फिर हम बोल देते हैं कि स्टार्च के साथ जब सलाइवा मिक्स होता है तो वो इसको एक शुगर के अंदर कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप माउथ का। आगे चलते हैं, सेकेंड इज, देखो डायग्राम से चलते हैं, डायग्राम पे भी पहले था हार्ट जी, टंग के साथ तो हम मिक्सिंग ऑफ फूड करते हैं, इसका कुछ ज़्यादा है नहीं। माउथ या फिर बकल कैविटी हमने पूरा पढ़ लिया कि माउथ के अंदर ऐसे ऐसे डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है, ऐसे ऐसे सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं जो कि सलाइवा सिक्रीट करती हैं। सलाइवा के अंदर एक पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जिसका नाम सलाइवरी अमाइलस है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी है वो है हमारी ईसोफेगस, जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, जिसके थ्रू हमारा खाना माउथ से स्टमक तक जाता है। देखो जा रहा है ना, ये पूरी तो ईसोफेगस ही तो है ये पूरी, ठीक है। तो अब ईसोफेगस की फंक्शनिंग देख लेते हैं। देखो ईसोफेगस के अंदर मूवमेंट होती है किस तरीके से, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, इस टाइप के। यहाँ हमारा कोई फूड मॉलिक्यूल है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। अब देखो यहाँ पाइप जो है ये ऐसे है, मतलब रिलैक्स्ड है। अब ये ऊपर से क्या हो रही है, ये ऊपर से जैसे 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 कॉन्ट्रैक्ट होती रहेगी, मतलब यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रही है और ये फूड मॉलिक्यूल हमारा नीचे चला जाएगा, नीचे चलता चला जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी और ये नीचे जाता रहेगा, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन देन रिलैक्सेशन। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का जो ये प्रोसेस चल रहा है ना, इस पूरी मूवमेंट को, ये जो थ्रू आउट द इसोफेगस चलती है, पूरी इसोफेगस में ये मूवमेंट चलती है, इसको बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरिस्टालिक मूवमेंट। कौन सी मूवमेंट, पेरिस्टालिक मूवमेंट, ठीक है। बस इसोफेगस के इतने ही पढ़ना है। इसोफेगस के बाद देखो एक एक सीरियस वाइज चलेंगे। इसको अगर आप ध्यान से देखो डायग्राम को, ये आई होप ये दिख नहीं रहा होगा मुझे पता है ये दिख नहीं रहा होगा। यहाँ से इसोफेगस, अब क्या आ रही है, मतलब अब कौन सी ऑर्गन आ रही है, नेक्स्ट स्टमक, स्टमक स्टमक स्टमक। इसको थोड़ा सा डार्क लेबल कर देते हैं। अब कौन आ गया, अब आगे बारी स्टमक की, अब आगे बारी स्टमक की। दिस पर्टिकुलर इज योर स्टमक। देखो एलिमेंट इसोफेगस जो हमारी फूड पाइप थी वो डायरेक्ट किससे कांटेक्ट में है, डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में है, स्टमक के। तो पहला खाना कह रही हूँ, सॉरी, सबसे पहले खाना कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। और अगर एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो स्टमक का ये अपर पार्ट को बोलते हैं फंडस, स्टमक के इस बीच वाले पार्ट को तो बॉडी बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को, ये जो यहाँ ये वाला जो स्पेशल पार्ट है इसको बोलते हैं पायलोरिक, और यहाँ से जो हमारे डिओडेनम स्टार्ट हो जाते हैं, डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है नहीं काम का, बस मैंने वैसे बता दिया, ठीक है। स्टमक के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे एक स्पिंचर प्रेजेंट होता है। स्पिंचर ये है, ये मत सोचना कि स्पिंचर कहाँ गया, स्पिंचर है ये एनसीईआरटी में का है। स्पिंचर एक तरीके की मसल्स होती हैं जो कि बैकफ्लो ऑफ फूड होने से बचाती हैं, फूड वापस ना उसके अंदर चला जाए। आपको हिचकियाँ आती हैं, राइट, हिचकियाँ आती है ना, हिचकियाँ इसी वजह से आती हैं क्योंकि आपका खाना एक बार अंदर चला गया है, अब वो खाना ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है बाहर निकलने के लिए बॉडी से,
बाहर निकलने के लिए बॉडी से, वो ऊपर की तरफ प्रेशर लगा रहा है। लेकिन स्पिंचर कुछ ऐसा टाइप का होता है जैसे वेल्व्स नहीं होती है हमारी, वेल्व्स। स्पिंचर यहाँ से फूड ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है, बट ये स्पिंचर ऐसे क्लोज्ड है, ये जाने नहीं दे रहा, जिसकी वजह से आपको हिचकियाँ आती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आती हैं, हमें हिचकियाँ आती हैं। स्पिंचर मसल्स होती हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ फूड होने से हमें प्रोटेक्ट करती हैं। अपर पार्ट को बोलते हैं फंडस, नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं पायलोरिक। स्टमक की फंक्शनिंग देखते हैं, ठीक है। स्टमक की फंक्शनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है इन सब की फंक्शनिंग में से। इसोफेगस हो गया हमारा। थर्ड नंबर पे जो आया हमारा वो है स्टमक। ठीक है, देखते हैं स्टमक क्या बोला है। स्टमक क्या है, एक जे शेप्ड ऑर्गन है, वो तो देख ही लिया। एक जे शेप्ड ऑर्गन है, वो तो दिख ही गया हमें, जे सॉरी एक जे शेप्ड ऑर्गन है, वो तो दिख ही गया हमें, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रेट गैस्ट्रिक जूस। अच्छा देखो, इस स्टमक की, एक मिनट, इसको ये किसने रेज किया, इस स्टमक की वॉल्स पे यहाँ कुछ स्पेशल सेल्स होती हैं इस टाइप से, ठीक है। और इनको हम बोल देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कुछ लिक्विड सिक्रीट करते हैं स्टमक के अंदर, जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। जिसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स सिक्रीट गैस्ट्रिक जूस विच कंटेन, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो कि सेल का एक ग्रुप सा होता है, वो सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस। क्या सिक्रीट करता है, गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करता है, जिसके अंदर विच कंटेन्स, जिसके अंदर क्या होता है, एरो नीचे की तरफ है, विच कंटेन्स जिसके अंदर क्या होता है। सबसे पहली चीज होती है HCl, दूसरी ये, और तीसरे नंबर की ये। सबसे पहले जो चीज होती है वो होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिड एसिड, ठीक है। मेक मीडियम एसिडिक एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन। HCl क्या करेगा, जैसे ही हमारे स्टमक के अंदर HCl सिक्रीट हुआ, HCl स्टमक के जितना भी मीडियम है, वहाँ आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है स्टमक का, हमारे आसपास का जो भी स्टमक के आसपास का एनवायरनमेंट है, उसको एसिडिक बना देगा। और जैसे ही एसिडिक बनाया, जैसे ही एसिडिक बनाया, पेप्सिन क्या करेगा, काम करना शुरू कर देगा अपना। मीडियम के एसिडिक होते ही पेप्सिन अपना काम करना स्टार्ट कर देगा। पेप्सिन का क्या काम है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन को तोड़ना। पेप्सिन का काम है PP, याद रखने का तरीके हैं ये, PP पेप्सिन प्रोटीन, ठीक है। पेप्सिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा, मतलब तोड़ेगा किसको, प्रोटीन को। दूसरी चीज जो स्टमक सीक्रेट करेगा दैट इज योर पेप्सिन। HCl ये गलत फहमी है, मैं बताती हूँ मिसकंसेप्शन बच्चों की। इसमें मिसकंसेप्शन ये, बच्चे सोचते हैं कि HCl के सीक्रेट होते ही पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और पेप्सिन जाके प्रोटीन पे अटैक कर देता है। HCl के सीक्रेट होते ही पेप्सिन एक्टिव नहीं होता है, ऐसा NCERT ने कहीं नहीं लिखा है। NCERT ने ये वर्ड यूज किया है, फैसिलिटेट्स, ये वर्ड। इसका मतलब होता है किसी के काम को आसान बनाना। HCl जो है मीडियम को एसिडिक करके पेप्सिन के काम को, क्या काम है, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन को इजी कर देता है, पेप्सिन के लिए इजी कर देता है। वो उसको एक्टिव नहीं करता है। कई बच्चे बोलते पेप्सियोजन को एक्टिव कर दिया, पेप्सिन में कन्वर्ट कर दिया। NCERT ने तो भाई ऐसा कुछ लिख नहीं रखा, आप पढ़ सकते हो। NCERT ने ये लिखा है कि HCl मेक मीडियम एसिडिक एंड फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ पेप्सिन। पेप्सिन के एक्शन को इजी बनाता है HCl, मीडियम को एसिडिक करके, ठीक है। और पेप्सिन का काम क्या, प्रोटीन को तोड़ना। पेप्सिन का काम क्या, प्रोटीन को तोड़ना, ठीक है। थर्ड, अब खुद सोचो ना, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। स्टमक में HCl है, तो क्या HCl हमारे पेट को जला नहीं सकता? HCl हमारे पेट को जला नहीं सकता क्या, इतना कंसंट्रेटेड? हमें ये भी नहीं पता वो कंसंट्रेटेड है कि डाइल्यूट है। तो वहां होता है म्यूकस प्रेजेंट। म्यूकस क्या करता है, म्यूकस हमारे स्टमक की इस लाइनिंग पे, आउटर लाइनिंग पे प्रेजेंट होती है, एक लेयर होती है आउटर लाइनिंग पे प्रेजेंट होती है, और वो लेयर हमारे स्टमक को HCl से बचाती है, ठीक है। ओके, दिस इज बेसिकली अ फ्लो चार्ट ऑफ स्टमक, ठीक है। अब एक बात और आती है कि जब HCl की अमाउंट हो जाए ज़्यादा,
तो हमें हो जाती है एसिडिटी। क्या हो जाती है? एसिडिटी, एसिडिटी। अब इस एसिडिटी को रोकने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम प्रेफर करते हैं इनो। क्या प्रेफर करते हैं? इनो। इनो में ऐसा क्या है भाई जिसकी वजह से एसिडिटी कम हो गई? इनो में ऐसा क्या है? इनो होता है MgOH ऑल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है। और इतना तो सबको पता है कि बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइज द रिएक्शन, न्यूट्रलाइज हो जाएगा रिएक्शन। MgOH जब जाके स्टमक के वाले HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो जो हमारा रिएक्शन है वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी एसिडिटी में रिलैक्सेशन मिलती है, हमें रिलैक्स फील होता है इनो लेने के बाद। ठीक है, तो ये पूरा स्टमक का फ्लो चार्ट है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हमारी ऑर्गन देखते हैं नेक्स्ट कौन सी है। ऑर्गन वाइज चलेंगे, हमें उस पर जाना ही नहीं ना, हम ऑर्गन वाइज चलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, नेक्स्ट जाने से पहले अगर हम नेक्स्ट सही टाइप से देखें तो हमारी नेक्स्ट जो ऑर्गन आएगी वो आएगी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि यहाँ से ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्टेड है ये सारी। लेकिन जो ये पार्ट है, जो ये पार्ट है ना, ये इतना पार्ट स्टमक का, इतना पार्ट स्टमक का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इसको बोल देते हैं डिओडेनम की स्टार्टिंग और स्टमक का पाइलोरिक का थोड़ा सा एंड, मिक्सचर सा। ठीक है, यहाँ बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो लीवर काम कर रहा है, लीवर दे नहीं रखा क्या? दे रखा है। जो लीवर काम कर रहा है और जो पैनक्रियाज काम कर रहा है ना, वो दोनों काम इकट्ठे होकर इधर मिल जाते हैं, इकट्ठे होकर इधर मिल जाते हैं दोनों काम। अब लीवर क्या कर रहा है, पैनक्रियाज क्या कर रहा है, वो देखते हैं। पहले हम लीवर का देखते हैं, लीवर क्या कर रहा है भाई। लीवर तेरा क्या काम है, हमारी बॉडी के अंदर क्यों है, तो क्या काम है तेरा। देखो, लीवर सिक्रीट बाइल जूस। लीवर एक बाइल जूस नाम का फ्लूइड सब्सटेंस निकालता है, मतलब बाइल नाम का एक फ्लूइड सब्सटेंस निकालता है। काम उसका क्या काम है, बेफालतू में निकाल रहा है? नहीं, बाइल जूस ब्रेक डाउन फैट मॉलिक्यूल। सबसे पहले डाइजेशन हुई कार्बोहाइड्रेट की, देन हुई प्रोटीन की, पेप्सिन ने तोड़ा, अब तोड़ दिया फैट। फैट बचा था ना, 3 ही है कॉमनली जिनको हम जानते हैं, 3 ही है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। 3 जो बच्चों को याद रहते हैं मेनली। पहला कार्बोहाइड्रेट हमने स्टार्टिंग में तोड़ दिया, दूसरा प्रोटीन हमने पेप्सिन पे तोड़वा लिया, तीसरा बच गया था फैट। लीवर बोला मैं बेफालतू नहीं हूँ तुम्हारी बॉडी के अंदर, मैं इस फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ूंगा। और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट के तोड़ने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। ठीक है, अब लीवर इकलौता यही काम नहीं करता है, इकलौता यही काम नहीं करता है लीवर। जो खाना हमारे स्टमक से आया, स्टमक में क्या सिक्रीट हो रहा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो खाना हमारे स्टमक से आया वो एसिडिक नहीं है। क्या वो खाना एसिडिक है? ऑफ कोर्स है, HCl से आया वो खाना। तो एसिडिक खाना, स्टमक के अंदर तो म्यूकस प्रेजेंट था, उसने बचा लिया हमारे स्टमक को। लेकिन जब वो एसिडिक खाना पूरी बॉडी के अंदर और ट्रैवल करेगा तो वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचा सकता। क्या वो हमारी बॉडी को हार्म नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा? रीजन क्या है ना करने का? ऑफ कोर्स करेगा, वो हमारी बॉडी को हार्म कर सकता है। इस वजह से लीवर बोला मैं इस एसिडिक फूड को बेसिक फूड के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। लीवर क्या करता है, इस एसिडिक फूड को बेसिक फूड के अंदर कन्वर्ट कर देता है, या फिर अल्कलाइन बना देता है। बेसिक भी नहीं बोल सकते हम, ज़्यादा बेसिक हो गया वो भी हार्मफुल है, ज़्यादा एसिडिक हो गया वो भी हार्मफुल है। अल्कलाइन बना देता है इस एसिडिक फूड को, ये काम है लीवर का। लीवर के अंदर बाइल जूस का, बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर, बनाता नहीं है गॉल ब्लैडर, बाइल जूस को स्टोर करता है। गॉल ब्लैडर स्टोर बाइल जूस। अब तुम ये सोचो कि बाइल जूस के अंदर आना चाहिए आपके दिमाग में क्वेश्चन कि बाइल जूस के अंदर ऐसा क्या है जिसकी वजह से इतना एसिडिक खाना बेसिक हो गया या फिर अल्कलाइन हो गया। तुम बेसिक तो तुम ये बोलो ज़्यादा बेसिक हो गया तो वो भी हार्मफुल है, मतलब अल्कलाइन हो गया। ऐसा क्या है बाइल जूस के अंदर? बाइल जूस के अंदर बाइल पिगमेंट्स होते हैं, बाइल बेसिक सोल्ट्स होते हैं बहुत सारे। बिकॉज ऑफ दैट रीज़न वो इजीली उसको बेसिक के अंदर कन्वर्ट कर सकता है।
उसके बाद ये तो था भाई लिवर का काम, ठीक है भाई लिवर तो बढ़िया कर रहा है अपना काम। पैनक्रियास का क्या काम है फिर? पैनक्रियास क्यों है? पैनक्रियास 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 सिक्रीट पैनक्रियाटिक जूस एक तो जूस जूस इतना हो रखा है। पैनक्रियास क्या करेगा? पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। पैनक्रियास क्या करेगा? पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करेगा। अब इसका क्या काम है कि अब बेफालतू में वैसे की सिक्रेट कर रहा है? इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो ट्राइप्सिन नाम का एंजाइम होता है, एक लाइप्सा नाम का एंजाइम होता है। पहला दूसरा, ठीक है। ट्राइप्सिन तोड़ेगा प्रोटीन को, जो पेप्सिन ने तोड़ा था ना वो उतना टूटा नहीं, अभी और ब्रेक डाउन टूटेगा उसका, अभी और तोड़ेगा ये ट्राइप्सिन उसको और तोड़ेगा, ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। लाइप्सा क्या करेगा? उस फैट को और तोड़ देगा जो लिवर ने तोड़ा है, जो लिवर ने तोड़ा उस फैट को और तोड़ देगा, और कोई काम नहीं है इनका, ठीक है। तो एक होता है हमारे पास ट्राइप्सिन और एक होता है हमारे पास लाइप्सा। इनके नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। ये तो देखो बायोलॉजी का रूल है कि बायोलॉजी में याद तो बहुत करना पड़ता है, ठीक है, लेकिन याद करने का तरीका अच्छा हो तो जल्दी याद हो जाता है, वो मैटर करता है, ठीक है, कि आपका तरीका क्या है बायोलॉजी को याद करने का, ठीक है। तो पैनक्रियास पैनक्रियाटिक जो सिक्रेट करेगा, जिसके अंदर पहले ट्राइप्सिन होता है। ट्राइप्सिन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसकी? प्रोटीन की। दूसरा होता है लाइप्सा। लाइप्सा क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है किसका? इमल्सिफाइड फैट का। इमल्सिफाइड फैट का मतलब है जो लीवर से टूट के आए हैं, ठीक है। ये लीवर और पैनक्रियास का काम है। लीवर यहाँ था, पैनक्रियास थोड़ा सा यहाँ स्टमक के नीचे से था, यहाँ मान लो स्टमक है हमारा, यहाँ थोड़ा सा नीचे सा। इन दोनों की यहाँ से एक डक्ट निकलती है, यहाँ से एक डक्ट निकलती है, वो दोनों डक्ट मिलके और स्टमक के वो जो पार्ट मैंने बताया था ना स्टमक का, कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखो, तुम अगर ध्यान से देखो इस फिगर को, तो यहाँ पे ये जो गाल ब्लैडर की डक्ट है वो, और यहाँ से ये जो पैनक्रियाटिक की डक्ट है वो, ये दोनों यहाँ पे कंबाइन होके इस पार्ट पे अपनी सिक्रीशन देते हैं। मतलब इन दोनों ने जो भी तोड़ा वगैरह है, जो भी बनाया है इसका पाइल जूस और उसका पैनक्रियाटिक जूस आता है यहाँ पे आके स्मॉल इंटेस्टाइन में आके फाइनल डाइजेशन हो जाएगी, टूट जाएगी सारी चीजें, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का क्या काम है। स्टमक का देख लिया, लिवर का देख लिया, पैनक्रियास का देख लिया, स्मॉल इंटेस्टाइन का देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट हो गया अमीनो एसिड के अंदर, और फैट कन्वर्ट हो गया फैटी एसिड के अंदर। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, दे आर आवर फाइनल प्रोडक्ट। ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, ये हमारे क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हुआ, फैट फैटी एसिड में कन्वर्ट हुआ। तीनों कहाँ कन्वर्ट हुए? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट हुए। तीनों कहाँ कन्वर्ट हुए? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर कन्वर्ट हुए, ठीक है। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन भी होगा, इतना ही काम है स्मॉल इंटेस्टाइन का। मतलब इंटेस्टाइनल जूस निकालती है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से ये कन्वर्ट होते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद अगर आप ध्यान से इसको देखेंगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है, ये ज़्यादा डार्क नहीं हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन का ये वाला जो पार्ट है, ये देखिए, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है ना सारी, ये जो पार्ट है ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन के साथ अटैच्ड है। मतलब अब फंक्शन किसका आएगा? लार्ज इंटेस्टाइन का। देखते हैं भाई लार्ज इंटेस्टाइन ने क्या किया है। अब्जॉर्प्शन ऑफ मोर मटेरियल फ्रॉम फूड। अरे कुछ तो छोड़ दो, फूड में ऑलरेडी इतना तोड़ चुके हैं, इतनी चीजें ले चुके हैं हम फूड से, अभी भी जो बचा कुछ गया, जो भी थोड़ा बहुत लग रहा है हमें कि कुछ रह गया होगा फूड में, वो ऑब्जॉर्व कर लेगी लार्ज इंटेस्टाइन। प्लस ऑब्जॉर्व करेगी वाटर को, जो हमारा यूजफुल है, वो बॉडी के लिए पानी तो जरूरी है ना। ये कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। ये काम कहाँ होता है? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन भी हो गया। अब आ जाओ दोबारा, लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से जा रही है ऐसे 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 ऐसे, यहाँ पे आके ख़त्म हो रही है, यहाँ पे आके। और ये पार्ट क्या डिनोट कर रखा है? एनएस। एनएस का क्या काम है फिर? और ये लास्ट है, एनएस का काम है रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी। हमारी बॉडी से जो फूड डाइजेस्ट नहीं हो पाया, या फिर जो एंजाइम्स नहीं कर पाए, या फिर जो अनडाइजेस्टेड था, जो हमारे काम का नहीं था, या फिर अनयूजफुल था, उसको अब हम हमारी बॉडी से
बाहर निकाल देंगे और वो काम करेगा हमारा एनस। एनस करता है इजेशन। इजेशन और एक्सक्रीशन एक नहीं होता है। अगेन इजेशन इज नॉट इक्वल टू एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन होता है लिक्विड फ्लूइड को बॉडी से बाहर भेजना, और इजेशन होता है सॉलिड वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालना। ओके, सो नेक्स्ट, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही था। आज हमने पूरा न्यूट्रिशन की स्टार्टिंग कर दिया और हमने आज डाइजेशन हमारा कंप्लीट कर दिया। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स हमने हमारा कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है। रेस्पिरेशन इस पूरे चैप्टर का सबसे इजी टॉपिक है, याद करने में भी सबसे इजी है। उसके अंदर जो ब्रीदिंग प्रोसेस है, ब्रीदिंग के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हमारे गिवन है, उसकी चीज़ों की फंक्शनिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं गिवन है जैसे इसके अंदर गिवन थी, तो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है रेस्पिरेशन। तो जो हमें नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज़ रेस्पिरेशन। जो आज हमने कवर आउट किया है वो है हमारे डाइजेशन और न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के अंदर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो वो आप एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, ठीक है। न्यूट्रिशन ये अच्छे से याद कर लेना। और जो ये मैंने रेड रेड हाईलाइट कर रखा है, ये रेड रेड चीज़ें आप अपने बुक की साइड में जो ब्लैंक स्पेस होता है वहाँ पे लिख लेना। जैसे ये यहाँ पे ब्लैंक स्पेस है ना, वैसे आपके बुक के अंदर भी ब्लैंक स्पेस होगा, तो वहाँ साइड में लिख लो आप कीवर्ड कि लाइफ प्रोसेसेस हो गया, देन सेकंड कीवर्ड हो गया मेरा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, थर्ड इज हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे आपको ईजी रहेगा ये रखने में, ये याद रखने में कि आपने क्या क्या पढ़ लिया और क्या क्या नहीं पढ़ा और क्या क्या पढ़ना रहता है, ठीक है। अब इसके बाद आप इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं, आई होप कि आप उन सबको सोल्व कर पाओ। आई रियली होप कि आप सब उनको सोल्व कर पाओगे। मुझे इतना लग रहा है कि आप उसको कर पाओगे, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बोर्ड पूछता है ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें हमने इस वीडियो रिवीजन सेशन के अंदर या फिर इस वीडियो के अंदर कवर आउट कर ली हैं। जैसे अगर आप ध्यान से देखो तो 2018 में जो हमारा पेपर हुआ था साइंस का, उसके अंदर जो हमारा क्वेश्चन आया था वो सलाइवरी अमाइलेस से रिलेटेड था। सलाइवरी ग्लैंड्स की फंक्शनिंग पूछी हुई थी उसके अंदर, तो हमने वो इन डिटेल देखी। सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं चीक्स के अंदर, जो चीक्स के नीचे, जोस के नीचे, और वहाँ से सलाइवा सेक्रेट होता है सलाइवा के अंदर ऐसे ऐसे पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो सब हमने देख लिया, और ये तो बायोलॉजी का रूल है कि आपको याद करने पड़ेंगे, इतने सारे नेम्स हैं। इसी वजह से मैंने इस चैप्टर को एक थ्योरी टाइप ना लिख के या फिर एक वो ना करके आपको जितना ज़्यादा हो उसका एक फ्लो चार्ट के वे में समझाया है, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रहता है हमेशा से ही। ये चैप्टर है भी है थोड़ा सा, आपको इसके कंसेप्ट्स थोड़े से समझने पड़ेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रेस्पिरेशन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।